हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और लास्ट वीक अपन ने मिस कर दिया था करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीक यानी कि आज जो मंडे है, लास्ट मंडे और आज का मंडे, तो यानी कि 2 वीक्स कवर कर रहे हैं अपन। तो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी लगे वीडियो, ज्यादातर फैक्चुअल ही होने वाली है न्यूज। और नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो सुनते वक्त चीज याद नहीं होगी, अगर याद नहीं होगी तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी कवरिंग दीज थिंग्स। चलो आज से स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। फर्स्ट गोवा फेस्टिवल हेल्ड इन सवाई माधोपुर इनॉग्रेटेड ऑन 18 जनवरी। 18 जनवरी को सवाई माधोपुर में एक गोवा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, एक मेला लगाया था और वहां पर गोवा की प्रेजेंटेशन हुई थी। पीपल वर इनवाइटेड कि आप खरीदो, आप ऐड करो, और कितनी वेराइटीज हैं, कितना क्या क्या टेस्ट होता है, गोवा से आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले भी बहुत सारे वहां पे प्रेजेंट थे। ऑल इन ऑल गोवा प्रोडक्शन सवाई माधोपुर का आपको नेशनल लेवल पे हाईलाइट करना था, और इसी के लिए है। इसके ऊपर 2 अपडेट्स और आई हैं। मैं शॉर्ट में कवर कर दूंगी, ठीक है ना। जो अपने शॉर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें कवर कर दूंगी, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। बट न्यूज देखते हैं। डेट इंपॉर्टेंट है और गोवा फेस्टिवल अदरवाइज इंपॉर्टेंट है। देश का पहला गोवा फेस्टिवल सवाई माधोपुर में इनॉग्रेट किया गया। और किसने किया? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ऑफ राजस्थान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी ने किया। ये फेस्टिवल हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने का प्लान है, ठीक है। तो फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने का प्लान कैसे चलेगा? थोड़ा लॉजिकली इसको अप्रोच करके देखो। अगर आपको फार्मर्स की इनकम बूस्ट करनी है, इंक्रीज करनी है, तो फार्मर्स क्या करते हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्शन तो आपको हाईलाइट करना ही करना है। उसके साथ साथ जो सेकेंडरी अलांसिलरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोसेसिंग ही होता है। वो मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, एक्सपोर्ट होगा, या फिर दूसरों के साथ में आपको जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा कि भाई भैया ठीक है, मैं ये XYZ प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप ये XYZ प्रोडक्ट बनाओगे, और इन दोनों को मिक्स करके हम एक तीसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो आपको फार्मर्स की इनकम अगर इंक्रीज करनी है तो बहुत प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। टू इनेबल फार्मर्स टू गेट बेटर प्राइस रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकें, मार्केट से कनेक्ट हो सकें। सवाई माधोपुर का जो एग्रीकल्चरल आइडेंटिटी है उसको नेशनल प्रेजेंस मिल चुके, एज यू कैन सी ओवर हियर। इसमें मेजर अट्रैक्शंस क्या थे? गोवा को आइडेंटिफाई किया गया है एज अ क्वालिटी प्रोड्यूस, और इसकी बहुत अच्छी डिमांड है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये 2 दिन का प्रोग्राम था जिसमें नॉलेज, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज टू फार्मर्स, यानी कि गुआवा प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कैसा सॉइल चाहिए, कैसा क्लाइमेट, एक्सक्यूज मी, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा वेदर चाहिए होता है, हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या कोई ऐसा भी सिस्टम है आप गुआवास को यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो एंड यू आर एबल टू डू दैट फार्मलैंड में ही, या फिर बहुत छोटे लेवल पे आप MSME लेवल पे उसको कर सकते हो, या माइक्रो लेवल पे उसको कर सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऐड कर सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स ऑफ आइडिया जनरेशन, ठीक है, तो वो यहाँ पर किया गया था। अब की डेटा पॉइंट्स दिए आपके सवाई माधोपुर के लिए हैं। 4 लाख मेट्रिक टन के आसपास गुआवा प्लांटिंग होती है सवाई माधोपुर में। 15,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा की लैंड इस काम में लगी हुई है। ये 3 पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए था, दिस इज लाइक 1 सेंटेंस, ओके। और यहाँ पर क्या दिखाया था? अलग अलग वैरायटी दिखाई थी गुआवा की। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का कंपटीशन भी हुआ था, और 20 इंटरस्टेट नर्सरीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, कंट्रीब्यूट किया था। अराउंड 200 स्टॉल्स यहाँ पर फीचर की गई थी, जिसमें फार्मिंग टूल्स और इक्विपमेंट्स दिखाए गए थे। हॉर्टिकल्चर को किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं फॉर हॉर्टिकल्चर। उसके अलावा ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात यहाँ पे हुई थी। ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए गए थे लाइफ स्टॉक और डेयरी को बूस्ट करने के लिए, और बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी दिखाए गए थे जो कि गुआवा से बनते हैं। तो इसका प्राइमरी पॉइंट क्या हो गया? फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपके फूड प्रोसेसिंग के लिए गुआवा से करे जाने वाले जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, गुआवा यूज करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका फूड प्रोसेसिंग का जो भी हाउ डू आई से दिस, जो भी एक तरह से सिस्टम होता है, जो भी उसका प्रोसीजर, यस प्रोसीजर इज द राइट वर्ड, आई एम सॉरी, जो भी प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर यहाँ पर दिखाया गया। अब गुआवा से क्या क्या बनता है? जूस, जेली, स्क्वाश, पल्प, बर्फी, चटनी और पिकल, ठीक है। पिकल अचार को बोलते हैं। गवर्नेंस और इकोनॉमिक एप्लीकेबिलिटी में फार्मर की इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं हम, एग्री वैल्यू चेन को बूस्ट करना चाहते हैं, उनको मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन जो है उसको अपन रिफाइन करना चाहते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं, प्राइस मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा ना हो, कहीं होर्डिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी फार्मलैंड में। तो मैकेनाइजेशन हो गया, ड्रोन्स को यूज करना हो गया, स्मार्ट एग्रीकल्चर के स्टेप्स हो गए। उसके अलावा हाईटेक हॉर्टिकल्चर भी अपन यूज कर सकते हैं। रूरल एरियाज में अपन को एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना है, वैल्यू एडिशन देना है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है। उसके अलावा आपको अपने सामान को ब्रांड भी करना है। आजकल वही है कि है ना,
बिल्कुल रॉ डायरेक्ट फार्मर से अपन नहीं खरीदना चाहते, हर चीज के लिए आपको ब्रांडिंग चाहिए, हर चीज के लिए आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, तो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो वर इंक्लूडेड इन द फेस्टिवल, राइट। नेक्स्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी आई है राजस्थान की। सभी 41 डिस्ट्रिक्ट्स को इकोनॉमिकली साउंड बनाने के लिए, बिजनेस को और राजस्थान का जो स्टेट जीएसडीपी है उसको बूस्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको एक तरह से उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग रिफाइनिंग की जाएगी, उसको मार्केट किया जाएगा, ब्रांड किया जाएगा, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट को उस प्रोडक्ट के नाम से जाया जा सके। जैसे नागौर का अश्वगंधा अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं, राइट। जैसे जयपुर की ब्लू पॉटरी, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स ओवर हियर, ठीक है। लाख की चूड़ियां, सीकर झुंझुनू की लाख, अब मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि सीकर की ज्यादा फेमस है या झुंझुनू की ज्यादा फेमस है, या फिर सीकर में ज्यादा अच्छी बनती हैं, झुंझुनू में ज्यादा अच्छी बनती हैं, बट लाख की चूड़ियां, ठीक है। उसके अलावा लहरिया जयपुर का ही है टेक्निकली तो, बट लहरिया, राजस्थान इज नोन फॉर लहरिया, तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट जहां पर इसकी मास स्केल पे प्रोडक्शन हो सके और उस डिस्ट्रिक्ट को इस प्रोडक्ट से एक तरह से आइडेंटिफाई किया जा सके, वहां इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, वहां पर इतनी ज्यादा लोगों का बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इस चीज को लेके। इससे दो चीजें होती हैं, फर्स्ट आपका जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है वो मेन स्ट्रीम हो जाता है, तो जो आपके हैंडीक्राफ्ट्समैन है, आर्टिसंस हैं, जो आपकी फोक कल्चर है, उसको भी एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है, टूरिज्म को बूस्ट मिलता है, और दूसरा जॉब क्रिएशन होती है। सिंपल सी बात है, जब ये दोनों काम होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी इकोनॉमी में भी आपको जंप देखने को मिलेगा, यही है, ठीक है, इतना ही है। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी आपने यूपी की पढ़ी है या महाराष्ट्र की पढ़ी है, यूपी की मोस्ट सक्सेसफुल है इस मामले में, तो उत्तर प्रदेश वाली जो है वो वही है, ठीक है, ओके। सभी 41 डिस्ट्रिक्ट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमने ओडीओपी पॉलिसी लॉन्च करी है, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट एक्सेस बाय लोकल प्रोड्यूस एंड एनहांसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ब्रांडिंग एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है वो भी दिया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि बड़े बड़े मार्केट्स में वो compete कर सकें, सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सकें और लोकल आइडेंटिटी को बूस्ट कर सकें। इसके अलावा मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ओडीओपी की, इसमें यही है कि हम मार्केट में हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे और इसको सेल करने का कोशिश करेंगे। तो 41 डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब 41 प्रोडक्ट्स आपके राजस्थान के हो जाएंगे। इससे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन मिलेगा और इंडस्ट्रीज जो है उनको भी एम्पावरमेंट मिलता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप है ना, एमएसएमई जनरली इसमें सबसे ज्यादा बूस्ट मिलता है एमएसएमईज, और इसमें भी जो ये माइक्रो और स्मॉल वाले हैं इनको ज्यादा होता है थ्रू एसएचजीज, ठीक है। इनके थ्रू एनहांसमेंट मिलता है, मार्केट एक्सेस मिलता है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, और उनको कॉम्पिटिटिव होने का मौका भी मिलता है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होता है, ब्रांडिंग होती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, जो कि अपन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके कर सकते हैं, और सर्विसेज भी बूस्ट होती हैं। अब इनको कुछ पैसे देने की बात की गई है कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस में 15 से 25 लाख का सपोर्ट होगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होंगे उनको 15% अवेलेबल प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो दी जाएगी, लेकिन 20 लाख इसकी लिमिट है, राइट। नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में इनको सपोर्ट दिया जाएगा, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस दिए जाएंगे, और इनकी जो आईपीआर से रिलेटेड कॉस्ट है वो भी इनको सपोर्ट में दी जाएगी। तो अब आईपीआर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीआर आपको देखना जरूरी है, क्यों, कोई प्रोडक्ट कहीं पे नया बनता है तो अब उस प्रोडक्ट के बनने के पीछे एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब वो जो प्रोसेस है कई जगहों पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। आपको याद है अभी कुछ महीनों पहले की न्यूज है, आई थिंक सितंबर या मैक्सिमम, आई डोंट थिंक अक्टूबर की न्यूज है, अगस्त या सितंबर की न्यूज है, किसका फैशन शो था, गुची का था या इनमें से किसी का था, ठीक है, फैशन शो था, और उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल्स यूज की थी। मुझे कमेंट्स में बताना, इट्स नॉट एग्जैक्टली रेलेवेंट फॉर आरएएस एग्जाम, लेकिन अदरवाइज न्यूज तो है ही। मुझे कमेंट्स में बताना किसका फैशन शो था वो। तो उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल्स अपने फैशन शो में यूज करी, और उन्होंने उसको बोला कि लेदर सैंडल्स, लाइक पता नहीं कौन सा टाइप का लेदर सैंडल, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको फ्लैग कर दिया। और जो कोल्हापुर के जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक्चुअली कोल्हापुरी सैंडल्स या कोल्हापुरी चप्पल्स के बिजनेस पे डिपेंड करते हैं, एक्सपोर्ट होता है, इट्स अ जीआई टैग प्रोडक्ट, ओके, एक्सपोर्ट होता है, तो उन्होंने फ्लैग कर दिया था इसको, और बाद में उन्होंने माफी वाफी भी मांगी थी फैशन शो वगैरह वालों ने। इट्स अ बिग ब्रांड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट ब्रांड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपना आईपीआर प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कोल्हापुरी चप्पल्स का एक आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, राइट। हर कोई कहीं पे भी खरीद के उसको कोई भी नाम दे देगा, दिस इज नॉट डन। उसी तरह से ये बहुत सारी ब्रांड्स हैं, इन्होंने, एक ने तो दुपट्टा ही क्लेम कर लिया कि स्कैंडिनेवियन स्कार्फ है, मतलब क्या ही कर रहे हो, ठीक है। तो आईपीआर का प्रोटेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी इनको सपोर्ट देने की जरूरत है। भाई आप सेल करोगे तो जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आजकल ये मीशो भी आ गया है,
आई थिंक आई वाज यंग उस टाइम, है ना, मैं भूल ही गई उस वेबसाइट का नाम है, इट शट डाउन। फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, तो इनके ऊपर आपको अपना सामान बेचना है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप किस तरह से इनको प्रोटेक्शन दे सको, ठीक है, कोई और क्लेम ना कर ले भैया, राइट। और इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में भी इनका सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा कैटलॉगिंग सर्विसेज में भी इनको असिस्टेंस मिलेगी, वेब डेवलपमेंट में भी सब इनको हेल्प मिलेगी। ये दोनों आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्कीम चालू की जाती है तो उसके, ठीक है, उसके बेसिक फैक्ट्स तो आपको पता होने ही चाहिए। उसके साथ साथ वो स्कीम चालू की क्यों जा रही है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और जब वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये दोनों चीजें आपके लिए अदरवाइज जरूरी है। कोई भी नया प्रोग्राम, स्कीम, पॉलिसी, किसी भी टाइप का कोई कैंपेन लॉन्च होता है, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स, राइट। ऑब्जेक्टिव्स में लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, आपको मार्केट कनेक्शन को इंप्रूव करना है, लोगों को एम्पावर करना है, टेक्नोलॉजी को पेनिट्रेट करवाना है, लोकल प्रोड्यूसर्स की इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांडिंग करवानी है ताकि उनका आईपीआर ना चोरी कर ले कोई भी। इससे बेनिफिट यही मिलेगा कि प्राइस रियलाइजेशन को क्या कहते हैं, एनहांसमेंट मिलेगा, मार्केट का एक्सेस आपको मिलेगा, लोकल प्रोडक्ट्स को सिस्टमैटिक एड दी जाएगी, तो फिर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को भी प्रमोशन मिलेगा। डेवलपमेंट हो सकता है, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करा जा सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगहों पे जहां पे वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो एग्जीबिशंस वगैरह में भी इनको एक्सपोजर दिया जाए। और ऑब्वियसली बात है कि अल्टीमेटली यही है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिके और आप पैसा कमाएं। घर पे नहीं छाप सकते अपन नोट, है ना, थैंक गॉड, बट इन अ चाइल्ड्स वर्ल्ड, ओ व्हाई नो। ओके, चलो, थर्ड न्यूज है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जोधपुर में लगा था, जो कि ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के लिए इनॉग्रेट किया गया। तो एक जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एक्सपो लगाया गया, और इसको क्या कहते हैं, फेलिसिटेट किसने किया, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह जी शेखावत। आपको ये मिनिस्टर्स के नाम याद रखने जरूरी हैं। एक और चीज मैं बता देती हूँ, ये सिर्फ आपके करंट अफेयर्स के या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, प्री में भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो यू शुड बी अवेयर। देश में एक सरकार है और उस सरकार में कौन किस मंत्रालय के ऊपर बैठा है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। कल ही बजट आया है, तो फिर वित्त मंत्री तो सबको पता ही है, लेकिन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फाइनेंस ये कौन है, तो मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फाइनेंस मुझे कमेंट्स में बताओ। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस तो सबको पता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है या नहीं है, पहले तो ये देखो, और जो है वो कौन है। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के साथ में ही नहीं, राजस्थान सरकार के साथ में भी लागू होती है। मिनिस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए, और मिनिस्ट्रीज को हेड कौन कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कौन है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, राइट। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जोगाराम पटेल जी भी आए थे, जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड लीगल अफेयर्स भी हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक स्पीच दी, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि इंडियन क्राफ्ट जो है, इंडियन ट्रेडिशंस जो हैं, वो देश की लिविंग कल्चरल आइडेंटिटी है, जो हमने सेंचुरीज सेंचुरीज को क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं सेंचुरीज को, सदियों सदियों शताब्दियों या सदियों, ठीक है। तो हाँ, हमने सदियां लगाई हैं उन कल्चर को, उन ट्रेडिशंस को हमने जिया है, और ऐसा आज प्रेजेंट में अचानक से नहीं आ गई हैं, राइट। वी हैव लिव्ड थ्रू देम, तो हमने उनको इवॉल्व किया है, हम एक लिविंग ब्रीदिंग कल्चर का पार्ट है, उसको हाईलाइट किया फर्स्ट। सेकेंड, हैंडीक्राफ्ट्स को एक इंटरजेनरेशनल क्रिएटिविटी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, एज अ स्किल नहीं, इंटरजेनरेशनल क्रिएटिविटी, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट्स को एज अ स्किल ना देखते हुए एक इंटरजेनरेशनल क्रिएटिविटी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि कल्चरल अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो दिन पर दिन बेटर होती जा रही है, और क्रिएटिव इकोनॉमी में अपना हिस्सा जो है बढ़ा रही है। इकोनॉमी का डिसेंट्रलाइजेशन भी बताया कि भाई अगर घर घर छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वाले हैं, आर्टिसंस हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, ये सब अपनी आर्ट, अपना स्किल या अपनी क्रिएटिविटी सेल करेंगे, तो इकोनॉमी में तो बूस्ट आएगा ही आएगा। बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड आप प्रोडक्शन कर सकते हैं चीजों का, आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो इनकम जनरेशन ही है ना, राइट। ओके, हैंडीक्राफ्ट जो है वो हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करते हैं, और ये सिर्फ आर्टिसंस के साथ ही लागू नहीं होता है, या हैंडीक्राफ्ट्समैन के साथ ही लागू नहीं होता है, ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ में भी लागू होता है। तो आपके जो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा बूस्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। ऑब्जेक्टिव्स में इंडियन क्राफ्ट जो है उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जो जोधपुर में लग रहा है उससे। इसके अलावा कंजर्वेशन कर रहे हैं हम, तो हैंडीक्राफ्ट्समैन जो है, आर्टिसंस जो है, उनकी जो आर्ट है, उनका जो क्रिएटिविटी जो है, उनकी जो स्किल है, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, कल्चरल हेरिटेज को आप मार्केट कर रहे हो इस तरह के ऑर्गेनाइज इवेंट्स पे, और लाइवलीहुड भी सपोर्ट करके दे रहे हो लोगों को। इसका बेनिफिट क्या होगा अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स की जो प्रेजेंस है उसको क्रिएटिव इकोनॉमी में बूस्ट देंगे।
इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इससे इनकम जनरेशन होगा और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको ग्लोबल प्रमोशन भी मिलेगा। राइट, शेखावाटी हैंडीक्राफ्ट फेयर लगा 2026 का, जिसको अर्बन हार्ट कहते हैं, और ये लगा है सीकर में। ठीक है, ये दिया कुमारी जी का सपना है कि भाई हम शेखावाटी इलाके को बिल्कुल इंटरनेशनलाइज कर दें, और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करती हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग करते हैं। ठीक है, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लिंक द टू थिंग्स। शेखावाटी रीजन कौन सा होता है? सीकर, झुंझुनू एंड शेखावाटी रीजन, सीकर, झुंझुनू एंड चूरू। ओके, चलो, स्टेट मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग झाबर सिंह जी खर्रा जो हैं वो शेखावाटी हैंडीक्राफ्ट फेयर को ओपन कर देते हैं 17 जनवरी के दिन। और कहां पे? अर्बन हार्ट सीकर में। इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीकर। और इसमें क्या करा जा रहा है? इसमें लोकल क्राफ्ट जो हैं और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं और ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर एसएचजी चला रहे हैं, उनको अपन को एनकरेज करना है। इसमें क्या हुआ, मिनिस्टर ने क्या किया, पंच गौरव एग्जीबिशन जो लगी हुई थी उसको भी टूर किया। अब पंच गौरव क्या है? पंच गौरव स्कीम अभी तक सबको याद हो गई होगी, मैंने 3-4 बार क्लास में बात कर ली इस बारे में। पंच गौरव का मतलब होता है एक जगह आप सेलेक्ट करो उस जगह को। अभी तक अपन ने क्या देखा था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसी तरह से सोचिए, देखो 1 डिस्ट्रिक्ट 5 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो पंच गौरव है, यानी कि आप एक जगह की का नाम लो और वहां के लोग अपनी जगह की किसी 5 चीजों के ऊपर गौरवान्वित फील करते हो, प्राइड फील करते हो कि भाई हमारे पास में ये है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम एसोसिएटेड विद। चाहे कोई कल्चर हो, डांस हो, म्यूजिक हो, प्रोडक्ट्स हो। जैसे जयपुर का ही अगर आप नाम लोगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिल जाएगी भाई। ठीक है, हमारे पास में जैसे मैंने अभी बताया लहरिया है, आपके पास में ब्लू पॉटरी है, आपके पास में लाख बैंगल्स हैं, आप टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो। ठीक है, रॉयल फैमिली जो है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब मैं, और मैंने तो सिर्फ कल्चरल हेरिटेज की बात की है, यहाँ पर टेम्पल टूरिज्म भी है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग हियर। ओके, तो पंचगौरव स्कीम वही है। यहाँ पर मिनिस्टर ने टूर किया पंचगौरव एग्जीबिशन को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को और ऐसी स्टॉल्स को जो कि एसएसजी द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि विमेन हेड कर रही हूँ। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, स्वदेशी गुड्स को के लिए बोला कि भाई हमें अपना खुद का घर का जो सामान है उसको बना के यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत को हेल्प कर सकें बढ़ने में। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इन्होंने काफी जोर दिया, बोले कि कॉटेज इंडस्ट्रीज चालू करो, स्टार्टअप्स चालू करो। नेशनल ऑब्जेक्टिव जो है सेल्फ सफिशिएंसी का 2047 तक, जिसमें विकसित भारत 2014 में बहुत बड़ा हिस्सा अपना आत्मनिर्भर भारत का होने वाला है। तो मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि भाई ठीक है, इन चीजों को अपन को प्रोत्साहन देना चाहिए, इन चीजों को अपन को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, पंचगौरव एग्जीबिशन में डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी फोकस की बात हुई है। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब इसमें सीकर का बताया कि भाई सीकर में पंचगौरव वाली कौन सी चीज है। एक तो ओडीओपी में वुडन फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल हो गए, प्रोड्यूस में अनियन हो गए, टूरिज्म साइड में खाटू श्याम जी टेम्पल हो गया, और प्लांट्स और वेजिटेशन में आपके अरडू हो गया। तो अरडू के पेड़ होते हैं, मुझे कमेंट्स में कौन बताएगा अरडू के पेड़ का एक प्राइमरी यूज। अरडू के ट्रीज होते हैं, इसका यूज आपके बहुत लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरपीएससी के प्री एग्जाम में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अरडू का पेड़ है, उसका यूज क्या होता है? ठीक है, वुडन फर्नीचर हो गया, बास्केटबॉल, अनियन, खाटू श्याम जी। तो ये पंच गौरव जो हैं ये सीकर के हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन इस साइड से। नेक्स्ट 100 से भी ज्यादा स्टॉल्स थी, जिसमें कश्मीरी वुलन की स्टॉल लगी हुई थी, हैंडलूम्स की स्टॉल लगी हुई थी, मोजड़ी, मोजड़ी किसको बोलते हैं? जूतियों को बोलते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की स्टॉल थी, इमिटेशन ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर, लाख और टेराकोटा प्रोडक्ट्स। अब ये टेराकोटा किसको बोलते हैं? मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी पॉट्स एंड पैन्स होते हैं मिट्टी के, वो हो गए। और लाख होती हैं आपकी जनरली बैंगल्स, 99% ऑफ द केसेस लाख की बैंगल्स ही होती हैं, और अदरवाइज लाख के आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे शो पीस आइटम्स वगैरह। ठीक है, तो एक हमारे घर पे रखा हुआ है, एक बहुत लाख का बहुत बड़ा गणेश जी का एक वो हेड टाइप का लुक बना हुआ है। सो इट्स एक्चुअली क्वाइट प्रिटी, और वो हाथ से बनाते हैं, मतलब इमेजिन दैट। और तभी बन सकता है जब वो गर्म हो। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग आर्ट है। हैंडमेड फूड प्रोडक्ट्स वगैरह की भी स्टॉल थी। ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि हम एमएसएमई को और कॉटेज इंडस्ट्री को एनकरेज करना चाहते हैं। ये जो जहां पे भी आप ये वर्ड देखो ना, कॉटेज इंडस्ट्री, यहां पर आप गांधी का सपना लगा सकते हो, विलेज इंडस्ट्रीज वाला। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, आपने कॉटेज इंडस्ट्री देखा, आप गांधी का सपना यहाँ लगा सकते हो। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है और आप बोलते हो कि भाई हमें है ना रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए, तो उसको लिंक करो। इवन गांधी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट कॉटेज इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू क्रिएट फाउंडेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। चिपका देने का ये। ठीक है, ओके।
लोकल जॉब क्रिएशन होगा, विमेन एसएचजीज जो हैं उनको बूस्ट मिलेगा, जिससे कि विमेन एम्पावरमेंट भी होगा, ओडीओपी को भी बूस्ट मिलेगा, और पंच गौरव की जो ब्रांडिंग है उसको भी हम नेशनलाइज इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर युवा स्वरोजगार योजना, नाम से पता चल रहा है उतना ही है, मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो लेकर आऊंगी जब मैंने न्यूज देखी भाई कोई नई योजना आई है, बट इसके अंदर कुछ खास मैटर है नहीं, तो फिर इसलिए मैंने वीकली में कवर कर लिया। सच में बहुत आसान है, बहुत इजी है। एक नई योजना स्टार्ट करी है चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। युवा मतलब यूथ, ठीक है, गुड। स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार नहीं, स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इतना ही है, ठीक है। अब आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, इसका मतलब इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट इसके साथ लिंक होगा, पहली चीज। सेल्फ एम्पावरमेंट सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज और अदरवाइज जितनी भी आपके पास में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होता है, हैंडलूम इंडस्ट्री होता है, वो सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी। यस अगर युवा की बात कर रहे हो तो मैंने आपको एक बार पहले भी क्लास में बताया हुआ, युवा की एज कहां से शुरू होती है? 15 साल से, और जाती कब तक है? लगभग 45 ईयर्स तक। तो ये होते हैं आपके युवा, यानी कि 14 से 15 से 45 साल तक की उम्र के जितने भी यंग यूथ आपके पास अवेलेबल है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको करवाना है इन द फील्ड ऑफ एमएसएमईज, जिसमें एसएचजीज भी आ जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स भी आ जाएंगे, हैंडलूम भी आ जाएगा, आर्टिसंस भी आ जाएंगे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड लेबर भी आ जाएगी, एवरीवन। और इन ऐसा तो है नहीं कि उनको एक दिन बोलेंगे कि चलो अपना खुद का काम धंधा शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है। यानी कि उनको सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट किस चीज का मिलेगा? टेक्नोलॉजी का मिलेगा, लोन्स का मिलेगा, और अगर लोन मिल गए तो भैया माफी कर देंगे, अगर वापस ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, पर अपना धंधा पानी तो शुरू करो, यही है, ठीक है, इतना ही है। देख लेते हैं, ओके राइट। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नई योजना इंट्रोड्यूस करी है 12 जनवरी 2026 को, और स्कीम से हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि 1 लाख यूथ एंटरप्रेन्योर्स हम क्रिएट कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। इनको हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, और तरीके की माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रिएट करने की, जो कि वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या ट्रेड सेक्टर में बना सके। यही बोला मैंने अभी तक भी, राइट इतना ही है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। गोल क्या है? 1 लाख यूथ एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने हैं, लोन सपोर्ट देना है, जिसमें 10 लाख तक का लोन जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज और ट्रेड सेक्टर में हम इंटरेस्ट फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं। इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट जो है 100% इंटरेस्ट चार्ज, सॉरी द स्कीम विल रीइंबर्स 100% ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करती है भाई, उसका पूरा का पूरा स्कीम से रीइंबर्स करा लिया जाएगा। मार्जिन मनी फैसिलिटी 50,000 रुपए की होगी, रुपए, ठीक है। मार्जिन मनी आपका 50,000 रुपए का फैसिलिटी होगा। उसके अलावा रीइंबर्समेंट ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फी भी यहाँ पर डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट, ये इसकी जरूरत क्यों है? आप यंग लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस को आप बूस्ट देना चाहते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। इसके अलावा स्टेट की असिस्टेंस जो है हमें बताती है कि भाई एक तरह से जो फंड की कमी होती है, या फिर ऐसे सोर्सेज हमारे पास में यूथ के पास में अवेलेबल नहीं होते हैं कि मुझे फंड कहाँ से मिलेगा, मुझे टेक्नोलॉजिकल हेल्प कहाँ से मिलेगी, मुझे मार्केट एक्सेस कहाँ से मिलेगा, मुझे प्रोसेसिंग बूस्टिंग कहाँ से मिलेगी, इन सब चीजों के लिए आपको स्टेट हेल्प कर ही देगा। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, जिसमें हम अल्टीमेटली हमारा जॉब क्रिएशन ही काम है, उसमें भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, 2 दिन का फॉरेस्ट फेयर ऑर्गेनाइज किया गया सज्जनगढ़ उदयपुर में। क्यों? क्योंकि हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और रूरल लाइवलीहुड्स को प्रमोट करना था। एक चीज नोटिस करके देखना, जब आप करंट अफेयर्स की क्लास लेते हो, भुवनेश सर की जैसे अपन ने क्लास ली, वो जब करंट अफेयर्स में इंडिया लेवल की यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह बताते हैं, तो उनका फोकस भी मोटा माटी इसी चीज पे होता है कि भाई अपन को रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया। वो सेम चीज राजस्थान में भी लागू होती है, राजस्थान में थोड़ी एक्स्ट्रा लागू होती है। हमारा एजुकेशन का जो फिगर है, लिटरेसी रेट जिसको कहते हैं, वो भी खराब है, हमारा सेक्स रेशियो भी खराब है, हमारे पास में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब बिजली जो भी है वो अभी कुछ सालों से ही है क्योंकि हमने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट किया है। पानी नहीं है, पानी अब उम्मीद है कि होगा क्योंकि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है, काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। द क्रक्स ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारे पास में घर घर पे एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फैक्ट्री अपन को बनानी पड़ेगी। चाहे आप उसको ट्रेडिशनल नॉलेज से लिंक करो, हैंडीक्राफ्ट से लिंक करो, आर्टिसन से लिंक करो, किसी भी चीज से लिंक करो, ठीक है। तो अब ये चीजें आपको देनी पड़ेंगी। तो राजस्थान की जो न्यूज होती है उनका प्राइमरी फोकस इसी चीज के ऊपर होता है, राइट।
ओके, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया या फिर रूरल लोगों की जो लाइवलीहुड है उसको एनहांस करना है, तो राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2 दिन का फॉरेस्ट फेयर ऑर्गेनाइज किया एट सज्जनगढ़ उदयपुर, राइट। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं बाबूलाल खराड़ी जी, उन्होंने इस फेयर को ओपन किया। उदयपुर के मैन्युफैक्चरर्स हो गए या जो भी उदयपुर के फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो लीडर्स हो गए, वो इन लोगों ने इस शो को अटेंड किया। मिनिस्टर ने हर स्टॉल पे जाके प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह चेक की, मार्केटिंग वगैरह देखी, कितना पोटेंशियल किस प्रोडक्ट में है उसके बारे में डिस्कशंस किए। उन्होंने ये भी बोला कि हमें नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ जुड़ना चाहिए, वापस मुड़ जाना चाहिए, यूज करना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करना चाहिए जो कि फॉरेस्ट वगैरह पे बेस्ड हो और नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड हो, ताकि हम एनवायरमेंट को सिक्योर कर सकें, पोल्यूशन अपना जो कार्बन फुटप्रिंट वगैरह है उसको कम कर सकें। इसके अलावा अब इनकी स्पीच के पार्ट्स हैं, वही चीज है, हमें वैदिक काल में जाना चाहिए, नेचुरल वे ऑफ लाइफ जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक्स वगैरह जो होती हैं, जंक फूड होता है, उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब इनका प्राइमरी फोकस क्या है, अगर आप नेचुरल वे में रहोगे तो जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटरप्राइजेस, एक तरह से उनको सपोर्ट मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, राज्यसभा एमपी चुन्नीलाल गरासिया जी भी आए थे। उन्होंने बोला कि भाई वैल्यू एडिशन वगैरह की बात हो रही है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसका वैल्यू एडिशन, हाँ ठीक है। अब फॉरेस्ट में अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, महुआ और हनी। हनी सबको पता है क्या होता है, मुझे कौन बताएगा कमेंट्स में कि महुआ क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। ठीक है, नाउ व्हाई डू आई वांट यू टू राइट कमेंट्स, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक ही कारण है। अगर आपको आंसर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, रिवाइज हो जाएगा, आई विल गिव यू अ थम्स अप। अगर नहीं होता है, नहीं आपको आंसर आता है, तो कम से कम इस बहाने से आप गूगल करके आंसर निकाल लोगे एंड दिस विल बी वन मोर एक्स्ट्रा थिंग जो आपको याद हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप प्री पास कर रहे हो, ठीक है, तो मेंस में लिखने के लिए आपके पास में मैटर इकट्ठा होता जाता है, मेमोरी में चीजें बैठती जाती हैं। प्लस गूगल करते हो तो बहुत सारी फोटोज वगैरह भी आती हैं चीजों की, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के चांसेस ज्यादा हैं उस इन्फॉर्मेशन को। well this is how I play, so okay, right. Next, requested broader publicity of such fairs in order to have more people benefit. इसके अलावा फॉरेस्ट जो हैं उनको प्रिजर्व करना जरूरी है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं वही प्रिजर्वेशन ज्यादा एक्टिवली करते हैं, तो फिर एक तरह से उनका सपोर्ट होगा तो प्रिजर्वेशन वगैरह का भी काम हो जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सिग्निफिकेंस बताई कि भाई हमें क्यों जरूरत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, क्यों, क्योंकि वो कंजर्वेशन करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने अरावलीज के ऊपर लिया है, बट ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट के कारण अरावली के ऊपर फोकस था, बट अरावलीज में फॉरेस्ट है, अरावलीज के अलावा भी फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अस। क्यों, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज को डील करते हैं। लोकसभा एमपी आए थे डॉक्टर मन्नालाल रावत जी, उन्होंने बोला है कि भाई हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, और बैम्बू को उन्होंने एक एज एन एग्जांपल यूज किया कि हम इससे सिर्फ लाइवलीहुड ही नहीं, हम इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही बोरिंग स्पीचेस थी। आई एज एन एजुकेटर ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैं इनको सुनती हूँ क्योंकि ठीक है मुझे भी याद हो जाता है कि क्या बोला गया है, मुझे कैसे क्लास में बताना है ये वो, बट कुछ तो इंटरेस्टिंग स्पीच होनी चाहिए ना। तो आई रिक्वेस्ट द ऑफिसर्स सिटिंग इन द डिपार्टमेंट्स, तो थोड़ा सा ना स्पीचेस को ना, क्योंकि वो भाई वो पॉलिटिशियंस जो है वो खुद अपनी स्पीचेस नहीं तैयार कर रहे हैं, यू अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गिव देम द इनपुट्स, राइट। तो उसको थोड़ा सा फन बनाओ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, ताकि लोग एटलीस्ट यॉर्निंग तो ना करने लग जाएं, राइट। ओके, जस्ट अ सजेशन, राइट। इसकी जरूरत क्यों है, फॉरेस्ट फेयर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें रूरल लाइवलीहुड जो फॉरेस्ट्री के ऊपर डिपेंड होती है उसको हाईलाइट करना जरूरी है। वहां पर भी अपन को बहुत कुछ प्रोडक्शन और डेवलपमेंट करने का मौका मिल सकता है, लाइवलीहुड सपोर्ट का मौका मिल सकता है, जो ठीक है, हमें अरावली कंजर्वेशन वगैरह, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज वगैरह जो है उसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन आपको प्रोवाइड करना है, और जो भी आप फॉरेस्ट से प्रोड्यूस बना रहे हो उसको अल्टीमेटली आपको मार्केट को लिंक करना है। पंच गौरव पेंटिंग कंपटीशन कराया गया जयपुर के स्कूलों में और हाईलाइट किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन आइडेंटिटी के ऊपर। इतना ही है। ओके, आई थिंक मैंने ये चीज एक्सप्लेन, हाँ मैंने एक्सप्लेन की है। दिसंबर का जो सेकंड वीक का जो करंट अफेयर्स वाला सेशन था उसमें मैंने कवर किया था। जयपुर में पंच गौरव में ऐसी कौन सी 5 चीजें आप मेंशन कर सकते हो, जयपुर के पंच गौरव में आप 5 चीजें कौन सी मेंशन कर सकते हो, मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। 5 थिंग्स जो जयपुर के पंच गौरव में अपन यूज कर सकते हैं। तो जयपुर के स्कूलों में 22 जनवरी के दिन क्या हुआ, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स को सिग्निफिकेंस सिखाई गई कि भाई क्या जरूरत है आपके जो स्टेट सॉरी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पंच गौरव की यूजफुलनेस क्या है, इस स्कीम की जरूरत कहाँ आ रही है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट की यूनिक आइडेंटिटी है उसको एनहांस करने का भी मौका मिला। वन डिस्ट्रिक्ट वन आइडेंटिटी वाली चीज यहाँ पर वापस आ गई है। जयपुर की हेरिटेज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, जयपुर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में से आप किसी को भी पिक करके इसको बना सकते हो। स्टूडेंट्स की पेंटिंग थीम आमेर फोर्ट थी, कबड्डी प्लेयर्स वगैरह थे, ज्वेलरी जिसको रत्नाभूषण कहते हैं,
आंवला प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट्स। आंवला, इंडियन गूसबेरी कहते हैं इसको। आंवला को क्या कहते हैं? इंग्लिश नेम इज इंडियन गूसबेरी। नाउ आई वांट यू टू डू टू थिंग्स विद आंवला। फर्स्ट, कोई भी 3 आंवला प्रोडक्ट्स मुझे कमेंट्स में बताओ। आंवला प्रोडक्ट्स, 3 आंवला प्रोडक्ट्स जो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और इन 3 आंवला प्रोडक्ट्स के या फिर किसी और आंवला प्रोडक्ट के 3 बेनिफिट्स बताओ। आपका जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें कंजर्वेशन वगैरह वाली चीजें हैं, आजकल बहुत ज्यादा हेल्थ के ऊपर ध्यान है, फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, खेलो इंडिया, भागो इंडिया, हर तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है, ईट हेल्थी, ईट राइट इंडिया कैंपेन चल रहा है। तो इस तरह की चीजें आपके लिए जरूरी है, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे आएगा 40 नंबर का पेपर 4 में, तो उसमें आपके पास लिखने के लिए मटेरियल होगा, तैयार कर लो, ठीक है। राइट, पेंटिंग्स को 3 स्टेजेस में सेलेक्ट किया गया अवार्ड देने के लिए। सीधी सी बात है, स्टेज 1 पे बिल्कुल ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे होगा, स्टेज 2 पे ब्लॉक लेवल पे हुआ, स्टेज 3 पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, राइट। और एग्जीबिशन में पेंटिंग्स जो बच्चों ने बनाई थी उनको शोकेस भी किया, सब डिविजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो दिस इज लाइक अ मॉरल बूस्टिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं, अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, पंच गौरव प्रोत्साहन, उसमें वो क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से। और ऑब्वियसली बात है कि उनको पता भी चल जाएगा भाई, अगर किसी को नहीं पता है कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस लिए फेमस है, क्या उसको गौरवान्वित होने वाली क्या चीज है, तो वो उसको पता चल जाएगी। दूसरा, कल्चरल हेरिटेज और स्पोर्ट्स ट्रेडिशन के प्रति आप जो जयपुर में नॉलेज है उसको एनहांस कर दोगे। और अगर यही एनहांस होएगा तो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में सेल कर सकते हो वो भी मेंशन हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पार्टिसिपेशन और रिकॉग्निशन वगैरह, ये मॉरल बूस्टिंग वगैरह वाली चीजें होती हैं बच्चों को। राइट, मैंने एक बार पहले, कई बार मैंने पहले बोला हुआ है, बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के कोई भी स्कीम, प्रोग्राम, कैंपेन, योजना, पॉलिसी, कुछ भी नहीं साकार हो सकता, नहीं सक्सेसफुल हो सकता। तो ये भी एक तरह का पब्लिक पार्टिसिपेशन का ही तरीका है, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इनोवेशन और इन्वॉल्वमेंट जो है स्टूडेंट्स का, उसको प्रमोशन मिलेगा, जयपुर के बारे में और अवेयरनेस क्रिएट होगी, स्कूल के बच्चों में भी क्रिएट होगी। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, एग्जीबिशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह के जो एप्रिसिएशन वगैरह चलते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह इशू करते हैं, तो बच्चों में मोरल बूस्टिंग रहती है, मोटिवेशन रहता है, पॉजिटिव माइंडसेट बना रहता है, वगैरह वगैरह। कुंभलगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कुंभलगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसको रट लेना है, इसमें और कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए बोला कि आज एक्चुअली नोट्स बनाने का दिन ज्यादा है, बिकॉज समझाने की कोई चीज है नहीं, यू नीड टू एक्चुअली सी कि क्या हो रहा है, और वो बस आपको लर्न हो जाना चाहिए, राइट। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, MOEFCC ने क्या किया है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको इको सेंसिटिव जोन यूजिंग अ नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी जो हैं, उन्होंने कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नोटिफिकेशन जो है उसके बारे में बताते हुए कहा कि हम फ्लोरा और फौना को कंजर्व करना चाहते हैं। वहां पर जो इंडिजिनस कम्युनिटीज वहां रह रही हैं, या तो सेंचुरी के अंदर या बाहर रह रही हैं, उनको भी हम कंजर्व करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। रिलोकेशन वगैरह की बात की गई थी, भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली एनहांसमेंट्स वगैरह की जाए, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस अप्लाई जाए, और सस्टेनेबल कम्युनिटीज वगैरह को भी सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा हमें कंजर्वेशन को रिकंसाइल करना है, जो भी लोकल्स हैं उनके साथ में मिलकर हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है। तो वाइल्ड लाइफ सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की नहीं होती है, ट्रीज और प्लांट्स की भी होती है। तो फ्लोरा और फौना दोनों का कंजर्वेशन होता है। वाइल्ड लाइफ का मतलब दोनों ही होते हैं, ओके, राइट। नाउ, कब डिक्लेयर किया गया था? अरावली माउंटेन रेंज में आती है, तो अब 100 मीटर से ऊपर आती है क्या? अब क्या है, उसके ऊपर स्टे लग गया है ना, तो वो जो 100 मीटर वाली डेफिनेशन थी अरावलीज की, उसके ऊपर स्टे लग चुका है। सो दिस मे और मे नॉट वर्क एनी मोर, बट वो ज्यादा खतरनाक चीज थी, ओके, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस, अब ये एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस को मेंशन किया गया कि भाई जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वगैरह हो रही है यूजिंग दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन एंड अराउंड दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम उसको मार्केट करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेंगे, और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी चलाएंगे। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और उसमें भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में भी राजस्थान, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, एंड अ लॉट ऑफ पार्ट दैट इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश। ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे होते हैं और आप गलती से हो गए, या तो पहली बात तो गलती कैसे है वो, या फिर अनचाहा है कि भाई नहीं करना था और प्रेगनेंसी हो गई, और अब उस बच्चे का क्या करें, या फिर लड़का चाहिए था लड़की नहीं, या फिर लड़की चाहिए थी लड़का नहीं, तो क्या करते हैं, इन्फेंट्स को दे थ्रो इट अवे, दे थ्रो द ह्यूमन चाइल्ड अवे। तो गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया है कि भाई फेंको मत, हमें दे दो, क्योंकि आपने अगर फेंक दिया
तो या तो बच्चे की डेथ हो जाएगी, विच इज इटसेल्फ अ ट्रेजिक इवेंट, और अगर डेथ नहीं होती है किसी कारण से, इसी कारण से, तो पैरालिसिस हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं, हैंडीकैप्ड बच्चा हो सकता है, मेंटल किसी डिसऑर्डर से सफर कर सकता है, उसके सर पे कहीं चोट लग गई, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, तो वो अदरवाइज अपनी लाइफ फुलफिल तरीके से नहीं जी पाएगा। तो फेंको मत, सरकार को दे दो, ठीक है? ओके, इतना ही है न्यूज में। अभी देख लेते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने एक कैंपेन चलाया है, डोंट थ्रो गिव इट टू अस। इसको यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जो हैं और बीकानेर वेस्ट के एमएलए जेठानंद व्यास जी जो हैं, इन्होंने पोस्टर रिलीज किया है। यू हैव द पोस्टर इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने उसी पोस्टर की फोटो लगाई है। नाउ इस प्रोग्राम का एम ये है कि हम ऐसे बच्चे, ऐसे बेबीज जिनको अबेंडन कर दिया जाता है, झाड़ियों में फेंक दिया, पाइपों में फेंक दिया, ये जो ये नालों में फेंक देते हैं, ये सब जो है, हम चाहते हैं कि ये सब काम ना हो। और हम चाहते हैं कि अगर कोई इच्छुक भी है कि भैया मुझे ये बच्चा नहीं पालना है, तो आप वो बच्चा, वो इन्फेंट गवर्नमेंट शेल्टर्स, प्रोटेक्शन होम्स, पालन गृह, सीडब्ल्यूसी या फिर रजिस्टर्ड अडॉप्शन एजेंसीज जो हैं उनको दे दो। इस कैंपेन का काम यही है कि हम लीगल चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोसेस जो है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, बच्चों की जो डेथ हो जाती है उसको कम करना चाहते हैं, और डेथ ही नहीं, सिर्फ इंजरीज भी होती हैं उनको भी डिक्रीज करना चाहते हैं। अब ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि बेबीज जो हैं उनको अबैंडन कर देना जो है वो एक डिप्लोरेबल स्टेट है। आपके राज्य में, आपकी देश में, आपकी जगह पे किस तरीके के लोग रहते हैं, व्हाट साइकोपैथिक, सोशियोपैथिक टेंडेंसीज दे हैव, सोच के भी अजीब लगता है कि आप एक बच्चा जो ढंग से आंख भी नहीं खोल पाया, आप उसको फेंक देते हो। ये बियॉन्ड ह्यूमन रिकॉग्निशन है। दीज पीपल आर मॉन्स्टर्स जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो उस चीज को डेटर करने के लिए ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है। अब इसमें हेल्थ और अडॉप्शन आउटकम जो हैं उसके ऊपर कंसर्न्स में बात की गई है। इसके अलावा जो पालन गृह वगैरह होते हैं उनको पब्लिसिटी देने की कोशिश की गई कि भाई लोगों को कम से कम पता तो हो। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना, क्या आप जानते हो कि आपके घर के आसपास, जहां पे भी आप रेजिडेंट हो, राजस्थान के हो या देश में कहीं पे भी इस वक्त मेरे को सुन रहे हो, आपका जो घर है, आपका रेजिडेंस है, उसके आसपास कौन सा पालन गृह है या फिर सीडब्ल्यूसी का ऑफिस है या फिर कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं या ऑर्फनेजेस हैं जहां पर इन्फेंट्स को आप अडॉप्शन के लिए दे सकते हो। अगर आपको पता है तो यू आर एन अवेयर सिटीजन, अगर आपको नहीं पता है तो इट्स टाइम टू बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बताना मुझे कमेंट्स में, राइट। नेक्स्ट, चाइल्ड राइट्स के डिपार्टमेंट के बारे में बात की गई है कि भाई जो असिस्टेंट डायरेक्टर अरुण सिंह शेखावत जी जो है उन्होंने बताया कि भाई अनवांटेड इन्फेंट जो होते हैं उनको सूटेबल प्लेस पे, सूटेबल अथॉरिटी के हाथ में हैंड ओवर किया जाए, डिपॉजिट किया जाए, चाहे वो सीडब्ल्यूसी हो, अडॉप्शन एजेंसी हो या फिर चाइल्ड राइट्स डिपार्टमेंट वाले ही क्यों ना हो। राजस्थान ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इन्फॉर्म नाम का एक वर्कशॉप चलाया है जिससे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्कीम्स, कोई कैंपेन चल रहा है, कोई गवर्नमेंट नया स्टेप लेना चाहती है, उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक प्रॉपरली पहुंचाई जा सके, विद डिटेल्स, विद अंडरस्टैंडिंग, सिंपल लैंग्वेज में लोग उसको अवेल कर सकें, यूज कर सकें और उसका क्या कहते हैं, उसको पॉपुलराइज कर सकें। 4 वर्ड्स हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इन्फॉर्म और फिर बाद में परफॉर्म होना चाहिए, बिकॉज ग्रामर सपोर्ट्स इट दैट वे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये 4 शब्द आपके लिए जरूरी हैं, जो मैंने बताया है वो एग्जैक्ट वही चीज है, राइट। ओके, इसकी थीम क्या है? टू एनहेंस सिस्टमैटिक एंड करंट कम्युनिकेशन। सरकार जो कम्युनिकेशन करती है एब्सोल्युटली बोरिंग सरकार की वेबसाइट्स होती हैं, बहुत ही ज्यादा सब पार क्वालिटी के आपके एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। पीआईबी की वेबसाइट देख लो, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी, तो मेरी मजबूरी है पीआईबी की वेबसाइट देखना या फिर डीआईपीआर की वेबसाइट देखना या फिर गवर्नमेंट की जो सूचस वगैरह की होती हैं। बट बाय गॉड कोई नहीं जाना चाहता उन वेबसाइट्स के ऊपर। दे आर सो बैडली डिजाइंड, घटिया कलर्स यूज करते हो, घटिया इंटरफेस है। तो मुझे लगता है कि ये चारों शब्द आपको अगर सक्सेसफुल करने हैं ना तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मेरा हार्डकोर ओपिनियन है, ठीक है। और आई डोंट नो एनीवन जो प्रेफर करता। दिस इज व्हाई जो प्राइवेट मीडिया है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाता है और डीडी नेशनल नहीं दिखाएगा, फॉर दिस वेरी सिंपल रीजन। विविध भारती वगैरह हो गया या एयर इंडिया हो गया, ओ सॉरी नॉट एयर इंडिया, रुको, 100.3 पे कौन सा वाला चैनल आता है रेडियो वाला, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं, सॉरी। ये क्यों नहीं काम करते हैं, ये क्यों डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत शूट आउट ग्रोथ क्यों नहीं दिखा पाते हैं? फॉर दिस वेरी सिंपल रीजन दैट दे आर बोरिंग, बोरिंग एज हेल। ठीक है, तो उसी की बात हुई है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्कीम्स जो हैं टारगेटेड बेनिफिशियरीज तक पहुंचा सकें, उसके लिए हम अपना कम्युनिकेशन का जो तरीका है उसको
रिफाइन करेंगे, अच्छा करेंगे और जो पैलेटेबल होगा, जो लोगों को पसंद आएगा, उस हिसाब से इसको डिजाइन करेंगे। डीआईपीआर ने भी इनोवेशंस को एम्ब्रेस करने की बात की है कि भाई हम कम्युनिकेशन वगैरह जो है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं और लोगों तक अपनी पहुंच अपनी बात पहुंचाने, एक सक्सेसफुल तरीके से पहुंचाना चाहते हैं वगैरह। लाखों लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश की है। सेक्रेटरियल कॉन्ट्रीब्यूशंस की भी बात हुई कि भाई ठीक है, जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल लैंग्वेज में हो, क्रिटिकल फैक्ट्स और प्लॉजिबिलिटी जो है वो भी उसमें बताई जाए, लेकिन समथिंग दैट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड इजीली। आपका जो ऑडियंस है, जो आपके सिटीजन्स हैं, एवरेज आईक्यू मैं नहीं बोलना चाहती, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको सबके पास में वो अवेयरनेस कैंपेन पहुंचाना है, सबके पास में उसके प्रति आपको पॉजिटिव फीलिंग लानी है। तो आपके शब्द वैसे ही डिजाइन होने चाहिए, आपका तरीका ऐड करने का, अपनी स्कीम के बारे में बात करने का, कैंपेन चलाने का वैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट, एआई एप्लीकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है उनको भी अपन कॉम्बैट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई फेक और मिसलीडिंग न्यूज वगैरह जो है सोशल मीडिया पे उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, राजस्थान सरस्वती वंदन हुआ, यूथ डायलॉग हुआ, मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, बहुत बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सपोर्ट किया गया, फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह को भी बूस्ट मिला, एक नया स्कूल ऑर्गेनाइज किया गया। ये सारी की सारी न्यूज, ये 4-5 न्यूज का अमेलगमेशन है, ये सब एक ही दिन हुआ, एक ही बार में हुआ, इसलिए मैंने एक साथ इकट्ठा करा है इसको। वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है इस न्यूज के लिए, पर्टिकुलरली कोई आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट देखते हैं क्या क्या हुआ था उस दिन। सरस्वती वंदन, यूथ डायलॉग एंड मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी, ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, यानी कि जिसको पराक्रम दिवस बोला जाता है, 23 जनवरी के दिन कहाँ हुआ था? कॉमर्स कॉलेज जयपुर में। और इसको अटेंड किसने किया था? चीफ गेस्ट कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भगजन लाल जी शर्मा, और यही यहाँ पर चीफ स्पीकर भी थे। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स नाम का एक स्कूल हम जयपुर में लॉन्च करेंगे, और सभी स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो इसमें एनरोल करेंगे और फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे। अब ये फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश मैम है क्या? हाँ, इसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, पार्ट्स ऑफ स्पेनिश वगैरह भी है, ओल्ड पोर्चुगीज वगैरह है, सॉरी जो न्यूज पोर्चुगीज है वो है, कुछ कुछ है, यहाँ तक कि एक न्यूज पे तो न्यूज लिंक है, छोटे मोटे न्यूज लिंक वाले नहीं होते हैं कि उनमें मैंने पढ़ा था रशियन भी इंक्लूड करी हुई है, मैंड्रिन भी इंक्लूड करी हुई है। राइट, एजुकेशन लिंक एक्टिविटीज कराई जाएंगी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहन देने के लिए। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट जो है बच्चों को वो कराए गए, सोशल सिक्योरिटी पेंशन वगैरह जो दी गई बेनिफिशियरीज को वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। इन्होंने बताया कि भाई ओवरसीज टंग स्पीकिंग स्कूल जो है वो हम जयपुर में खोल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। 75 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो बसंत पंचमी के मास सरस्वती वंदना जो है क्या कहते हैं अपन ने बनाया था, सेलिब्रेट किया था, उसको अटेंड करे थे। तो कैसे अटेंड हुए होंगे? 75 लाख ऑनलाइन हुए होंगे। यस, वेरी गुड। सभी गवर्नमेंट स्कूलों में निपुण मेला और कृष्ण भोग वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया। और चीफ मिनिस्टर जी ने इंडिकेट किया कि भी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक पावरफुल नेटवर्क होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का एक फ्रेमवर्क होता है, जिसमें कि हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, बच्चों का फ्यूचर सेट कर सकते हैं और उनको डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बींग्स बना सकते हैं। राइट, यूथ एम्पावरमेंट के लिए क्या मेजर्स हैं? अब ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर टेक्निकली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये जॉब नंबर्स हैं और ये सरकारी नंबर है। तो अब मैम सरकारी होता है सब कुछ, हाँ सरकारी ही होता है, बट ये पॉलिटिकली सरकारी है, ठीक है। तो आपके इस तरह के नंबर्स आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, सो इवन इफ यू स्किप दैट पोर्शन इट्स कंप्लीटली फाइन। गर्ल एजुकेशन और वेमेन के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर खासा इंटरेस्ट दिखाया गया, जिसमें इंग्लिश ट्रेनिंग वगैरह की बात करी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल समृद्धि प्रोग्राम वगैरह भी लॉन्च किया गया कि भाई उसके अंदर हम लड़कियों को, महिलाओं को अंग्रेजी सिखाएंगे, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह सिखाएंगे, अकाउंटिंग सिखाएंगे ताकि वो अपना बिजनेस वगैरह प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में फ्री बाइसिकल्स वगैरह जो है बच्चियों को डिस्ट्रीब्यूट की गई ताकि वो अपना ट्रैवलिंग वगैरह सेफली कर सकें इधर से उधर, जहां वो स्कूल कॉलेज ट्यूशन जहां भी पढ़ने जा रही हैं, कोचिंग वगैरह के लिए। सो दिस वाज अनदर थिंग दैट वाज डन। रिकॉर्ड रिकॉग्निशन कराया गया भाई वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो राजस्थान ने 7 नवंबर 2025 को 150 साल जो पूरे हुए थे वंदे मातरम के, उनको गाना गाया था, तो उनको सर्टिफिकेट भी मिला राजस्थान सरकार को, राजस्थान के स्कूलों को, सॉरी। मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया कि भाई हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। अगेन दिस नंबर नॉट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट फॉर यू। हुआ क्या था इसलिए मैंने कवर किया है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दीज नंबर्स आर नॉट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरा भारत मेरा वोट इवेंट जो है नेशनल वोटर्स डे के दिन जयपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को था, ठीक है। और इसके दो पर्पस थे। फर्स्ट, ओके, थीम देख लो, मेरा भारत मेरा वोट, दिस वाज द थीम। इसके दो पर्पस थे। फर्स्ट, डेमोक्रेसी में आपका विश्वास बना रहे, आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, आप अराजक तत्व ना बन जाएं, एंटी सोशल एक्टिविटीज ना करें, इसके अलावा आप किसी भी टाइप की एनआरकी वगैरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, फर्स्ट।
और सेकंड राजस्थान में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, एसआईआर हुआ था, सबसे फास्ट हुआ था, सबसे जल्दी हुआ था, सबसे कम मिस्टेक्स पूरे देश में राजस्थान में ही निकली हैं। तो उसका एक तरह से प्रोत्साहन था, उसको सपोर्ट करने की चीज थी कि भाई देखो हमारे अफसरों ने कितना बढ़िया काम किया है, बीएलओ ने। तो बस वही है, ठीक है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि इसका थीम क्या है, मेरा भारत मेरा वोट। नाइस। गवर्नर ने मैसेज दिया कि भाई डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की और 100 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं और एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया में होता है, हमेशा से पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर ही हुआ है। चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी टाइप की क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी हो, कभी भी कुछ भी हो, हमने पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर ही किया है। अमेरिका वगैरह जैसे कंट्रीज भी घटिया हैं इस मामले में, उनके यहाँ पे पीसफुल ट्रांसफर नहीं होता है। यूके में तो पिछले 5 सालों में पता नहीं कितनी गवर्नमेंट्स गिर गई हैं और किसी को भी पीएम बना देते हैं उठा के। तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स डोंट एग्जैक्टली हैपन इन इंडिया, ठीक है। हम टॉलरेंट कंट्री हैं एंड दिस इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट, बैलेट बॉक्सेस से ईवीएम का हमने जो सफर तय किया उसके ऊपर डिस्कशन हुए। दिस इज सच एन ओल्ड थिंग टू डू कि अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। एसआईआर के बारे में बात करी, मेरी एसआईआर के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, सॉरी वीडियो है इसी चैनल के ऊपर। एसआईआर के नाम पे मेरी वीडियो सर्च करोगे आपको मिल जाएगी एंड आई विल ट्राई टू गेट ऑल माय वीडियोस इनटू पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, चाहे करंट अफेयर्स की हो, स्पेशल स्ट्रैटेजी वीडियोस हो या फिर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट वीडियो। तो उसको मैं कोशिश करूंगी कुछ दिनों में क्लब करवा दूं अलग अलग प्लेलिस्ट में ताकि आपके लिए ढूंढना आसान हो। बट एसआईआर मैंने कवर किया हुआ है, तो अपन आगे चलते हैं। प्रोग्राम हाइलाइट्स में रुको एक सेकंड, एसआईआर हो गया, हाँ। प्रोग्राम हाइलाइट्स में है इसमें गवर्नर ने जो नेशनल वोटर्स डे की जो एग्जीबिशन हुई थी उसके ऊपर विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, ईआरओज, बीएलओज वगैरह जो है उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो एसआईआर करने के दौरान उन्होंने एक्सपीरियंस किए उनको शेयर किया। वोटर्स को प्लेज दिलवाया कि भाई हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, हम किसी भी टाइप के अराजक तत्व नहीं बनेंगे या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। इसके अलावा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उन्होंने सिटीजन्स को एनकरेज किया कि आप प्रोडक्टिव सिटीजन बने और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने में एक रिस्पॉन्सिबल वोटर की भूमिका निभाएं। नेक्स्ट, फर्स्ट महारुद्र शक्तिपीठ आमेर में खोली गई है और इसका शेड्यूल है 30 जनवरी से 7 फरवरी तक, ठीक है। 30 जनवरी से 7 फरवरी तक। अब ये एक रिलीजियस न्यूज है, कल्चरल भी नहीं, टिपिकली रिलीजियस न्यूज है। तो एग्जाम में आता है या नहीं आता है मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती, ओके। बट इट्स एन इंटरेस्टिंग न्यूज, मीडिया कवर कर रहा है, नेशनल मीडिया ने भी एक दिन कवर किया था, उसके बाद में वो बिजी हो गए दूसरे कामों में, गलत कामों में बिजी रहते हैं सब। तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। तो इसको अपन देख लेते हैं। आमेर के मेहंदी का बास जगह जो है, जो जयपुर में ही है, वहां पर महारुद्र शक्तिपीठ, जो देश की पहली शक्तिपीठ होगी, महारुद्र शक्तिपीठ, उसको एस्टेब्लिश करने का फैसला लिया गया है। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया जाएगा, शिव महापुराण कथा बोली जाएगी और बहुत बड़ी एक कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। यहाँ पर महादेव की एक आइडल इंस्टॉल की जाएगी गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के द्वारा। नाउ दिस न्यू नेम इज, अब वही बात है, इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए ये न्यूज, एग्जाम के लिए नहीं होनी चाहिए, बट इट्स एन अनप्रिडिक्टेबल थिंग, एग्जाम कैसा भी आ सकता है। सो ओके, नेक्स्ट, स्पिरिचुअल फीचर्स कुछ हैं ऐसे अष्ट भैरव के, उसके बारे में बात की गई है। और ये स्पिरिचुअल फीचर्स क्या हैं मेंशन्ड ऑफ अष्ट भैरव, ठीक है, क्या है? इट इज डिक्लेयर्ड दैट अष्ट भैरव विल प्रोटेक्ट द 8 डायरेक्शंस एंड दैट द नेगेटिविटी दैट कम्स फ्रॉम दोस डायरेक्शंस। इसके अलावा शक्तिपीठ जो है वो 17 चक्र जो हैं शिवलिंग कुंडलिनी के, उनको भी अवेकन करने का काम करता है। इसके अलावा लिंग भैरवी चक्रेश्वर महालिंग जो है उसके बारे में भी बात की गई और बोला गया कि भाई ये विजिबल और है यहाँ पे। नाउ आई एम नॉट एन एथीस्ट, I'm not typically a religious person, I'm more of an agnostic, so I honestly do not understand कि इन लाइनों का मतलब क्या है। बट जैसे मैंने याद कर लिया वैसे याद कर लो। और ये संस्कार चैनल वगैरह अगर आपने देखे हैं तो उन पे बहुत ज्यादा ये वर्ड्स बोले जाते हैं। आई रिलीजियस टॉपिक्स पे आई ऑनेस्टली कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, क्योंकि रिलीजन मुझे खुद को भी थोड़ा कम ही समझ में आता। आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन बट आई एम नॉट टेक्निकली अ रिलीजियस पर्सन माई सेल्फ, सो आई डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट ठीक है, देखो मैंने एक तो ईमानदारी से बता दिया है राइट। सक्षम जयपुर अभियान चलाया गया नारी चौपाल का, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वापस से दिया गया है। सक्षम जयपुर अभियान सब डिविजनल लेवल नारी चौपाल प्रोग्राम चलाए गए हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए। 28 जनवरी को हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी जो है उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है कैंपेन है उसके अंदर इसको
क्या कहते हैं, विमेन एंड गर्ल्स है, हाँ कवर किया है। विमेन और गर्ल्स बहुत बड़े नंबर में यहाँ पर इन्वॉल्व थी। विमेन का पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लीडरशिप और डिस्कशंस हमने क्या कहते हैं इम्प्रूव करने की बात करी है यहाँ पे। इसके अलावा प्रोग्राम ने क्या क्या टारगेट किया कि भाई अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे, गाइडेंस चलाई जाएंगी, महिलाओं की जो हेल्थ है, हेल्थ एजुकेशन सेफ्टी न्यूट्रिशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो भी हैं वो सब चीजें महिलाओं तक पहुंचाई जाएं, राइट तो उसके बारे में एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, क्या क्या करना चाहती हैं, क्या क्या करना चाहिए, उन सब के बारे में अवेयरनेस कैंपेन है। मेन हाइलाइट्स यही है कि क्या कहते हैं चाकसू, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने क्या क्या कवर किया, ठीक है। हम होंगे कामयाब और मेरा काम मेरा सम्मान नाम के जो नारे हैं, जो प्रेजेंटेशन हैं वो यहाँ पर दिए गए, जिससे कि महिलाओं की सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रिस्पेक्ट वर्क के थ्रू इम्प्रूव किया जा सके। विमेन को बहुत से स्फीयर्स में विमेन ने सक्सेस पाई है, उसके बारे में यहाँ पर एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया ताकि दूसरों को भी इंस्पायर किया जा सके। कल्चरल और अवेयरनेस एक्टिविटीज कराई गई, जैसे मारवाड़ी फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक डांस हो गए, स्ट्रीट प्लेज हो गए, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वगैरह हो गई, नुक्कड़ नाटक वगैरह हो गए, वो सब कराए गए जिनसे कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिल सके। कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन कौन इन्वॉल्व था, हेल्थ एजुकेशन सेफ्टी न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर अवेलेबल थी अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट के प्लान्स और अलाउंसेस जो हैं उनके बारे में जानकारी दी गई, और कोई गाइडेंस चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। बहुत सी महिलाएं और बच्चे जो हैं उन्होंने इसको इन राइटिंग सपोर्ट किया है अपने सिग्नेचर्स देके सक्षम जयपुर अभियान को, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्लेज भी लिया, यानी कि कसम भी खाई। नेक्स्ट, स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन 30 जनवरी से 13 फरवरी तक ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है। लेप्रोसी के प्रति जो जानकारी लोगों को जरूरत है, मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, उसके प्रति अवेयरनेस चलाई गई है, ठीक है। तो लेप्रोसी क्या होता है बाय द वे, कोई बताएगा कमेंट्स में? मैं बताऊं, लेप्रोसी बोलते हैं कुष्ठ रोग को। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वाज अराउंड 6 और 7 क्लास में होंगी मैं, यानी कि अराउंड 10-11 ईयर्स की होंगी। तो वाओ, दैट्स लाइक डेकेड्स ओल्ड, डेकेड्स। एनीवे, तो उस टाइम डीडी नेशनल और डीडी मेट्रो ये दो चैनल्स आया करते थे, आई थिंक लास्ट टाइम तभी आए थे, तो नहीं शायद मैं हाई स्कूल में थी तब की बात है, बट आई वॉज वेरी आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, ओके। तो उसके ऊपर कुष्ठ रोग के ऊपर एक कैंपेन चलाया जाता है। वाई आई रिमेंबर दिस वेरी स्पेसिफिकली, क्योंकि उसका एक सेंटेंस मेरे साथ में लग गया, मेरे को आज भी दिमाग में चिपका हुआ है, और वो ये था कि लोगों को फिंगर्स पे और टोज पे एक्चुअली इचिंग होती है, खुजली होती है, और वो जो इचिंग होती है उसके कारण दे लूज देयर फिंगर्स, एक तरह से घिस जाता था खुजली के कारण, और ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो अगर कोई लेप्रोसी का पेशेंट है तो देर आर चांसेस कि वो आपको भी लेप्रोसी हो सकती है, बट लेप्रोसी का इलाज है, और ऐसा नहीं है कि अगर लेप्रोसी वाले को आपने टच कर लिया तो आपको 100% लेप्रोसी होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके उसी कैंपेन के अवेयरनेस के लिए है। तो इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी टू सी कि कैसे लोग खुजली कर करके अपने लिटरली ऑर्गन्स, अपने अपने लिम्स, सॉरी नॉट ऑर्गन्स, अपने लिम्स खो देते हैं, लाइक वो घिस जाता है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि लेप्रोसी के प्रति हमें इंफॉर्मेशन देनी है, अवेयरनेस दिखानी है, और छुआछूत नहीं मानना है कि भैया नहीं इसके तो ये बीमारी है, हम तो इसको छुएंगे भी नहीं, फिर तो चाहे सड़क पे ही छोड़ दो। पीपल डू दैट, पीपल स्टिल डू दैट, तो उसके खिलाफ अपन को एक एक्शन लेना है, उसी के बारे में बात की गई है। स्पर्श का मतलब यही होता है कि टच, तो लेप्रोसी के पेशेंट्स को टच भी करने से जो डर है, जो कतराते हैं लोग, वो सब ना हो, और उनको टच करना मतलब ये नहीं है कि आपको कोई हो ही जाएगी क्या, ठीक है, मतलब समझ में आ गया, ओके। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, इंक्लूजन एनकरेज करना है। नेशनल लेप्रोसी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है, तो उसी दिन इसको लॉन्च किया गया ताकि अवेयरनेस कैंपेन को ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और रूरल लेवल पर पेनिट्रेट कराया जा सके। इसके अलावा स्पर्श लेप्रोसी कैंपेन जो है वो रेस्पेक्टफुल बिहेवियर भी सिखाता है कम्युनिटी को, लेप्रोसी पेशेंट्स के प्रति आपको कैसा व्यवहार रखना है वो भी सिखाता है। कैंपेन की थीम क्या है, एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड मेक सर्टेन डिग्निटी। डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियसली बात है, जिसके साथ छुआछूत करोगे उसके खिलाफ आप मतलब उसको नुकसान भी होगा, आप उसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं करने दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो खाएगा क्या, रहेगा क्या। दूसरा, डिग्निटी, लोगों की इज्जत नहीं करना। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके प्रति जानकारी का अभाव है, या फिर ये जानकारी है कि भैया इसको तो टच भी मत करना, इसके तो पास में मत जाना, तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, आपकी जो सोशल रेस्पेक्ट है उसको हिट होता है, उसको हार्म होता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इस कैंपेन को चलाया गया है।
विलेज लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज कराई गई, जिससे कि लेप्रोसी किसी का ठीक हो गया तो उसको बुलाया गया और बताया गया, उसको बोला गया कि भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप कैसा व्यवहार आपको झेलना पड़ता था, कैसे आप ठीक हुए, अब सब कुछ नॉर्मल है। तो ये एनकरेजमेंट के लिए होता है। तो ग्राम सभा वगैरह जो है उनमें इस चीज को ऑर्गेनाइज किया गया भी और चल भी रहा है कैंपेन। इसके अलावा स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में भी आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए गए, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें लेप्रोसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। एवरी डे लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। जोधपुर में 3.8 मिलियन यानी कि 38 लाख टूरिस्ट आए लास्ट ईयर। तो जोधपुर में राजस्थान के सबसे ज्यादा टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक जोधपुर बन गया। सब ज्यादा जयपुर में आते हैं, ठीक है, राइट, गिव मी अ मोमेंट, राइट, सबसे ज्यादा जयपुर में टूरिस्ट आते हैं। तो जोधपुर ने लेकिन 38 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट को वेलकम किया लास्ट ईयर। उसके लिए जोधपुर को फेलिसिटेट किया गया है। यही न्यूज है, इतनी ही है, देख लेते हैं। रिकॉर्ड टूरिस्ट इनफ्लो हुआ है सीएम भजनलाल जी शर्मा के अकॉर्डिंग। ये बेंचमार्क एक अच्छा टेस्टिमनी है इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि जोधपुर जो है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आपको हेरिटेज देखना है, आपको स्पिरिचुअल देखना, आपको रिलीजियस टूरिज्म करना है, हेरिटेज टूरिज्म करना है, आपको क्लाइमेटिक टूरिज्म करना है, आपको हैंडीक्राफ्ट्स या फिर लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करने वाला टूरिज्म करना है, वट एवर बी द केस, आप जोधपुर में वो काम कर सकते हैं। तो इस न्यूज से वही चीज स्टेब्लिश हुई है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि भाई इस तरह की जो सक्सेस होती है उससे हमें विकास भी और विरासत भी, ये वाला जो हमारा नारा है उसको सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा सेंटर स्टेट जो है उन्होंने जोधपुर के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, जिसमें टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात की गई है, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उनको प्रिजर्व करने की बात की गई है, कनेक्टिविटी इंक्रीज की गई है, सेफ्टी और क्लीनलीनेस वगैरह को भी बेटर करने की कोशिश की गई है, और टूरिज्म के प्रति जो टूरिस्ट को जो भी जरूरतें होती हैं, जो भी एम्यूनिटीज होती हैं, उनको भी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक्शंस लिए गए हैं। नेक्स्ट, जोधपुर टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं। फर्स्ट है आपका कल्चरल हेरिटेज, फिर है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फिर है यहाँ की फोक आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स। नाउ फन एक्टिविटी फॉर यू, इन चारों का एक एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट्स में लिखो। कौन सी कल्चरल हेरिटेज जोधपुर की, कौन सी कल्चरल हेरिटेज, उसके अलावा कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, फोर्ट, हिंट, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी फोक आर्ट और कौन सा ऐसा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जिनको एक्सपीरियंस करने के लिए, इन चारों चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आप जोधपुर जा रहे हो। कमेंट्स में एक एक एग्जाम्पल इन चारों का। नहीं पता है गूगल करो, ऑलवेज मैं हमेशा बोलती हूँ आई सपोर्ट यूजिंग गूगल, क्योंकि गूगल से आप जो एक्टिविटी, वो 1-1.5 मिनट की एक्टिविटी कर रहे हो, उससे आपको वो चीज याद हो जाएगी। टूरिज्म आपके लिए 6 में से एक थीम है ऐसे लिखने के लिए, और मैं फर्मली बिलीव करती हूँ कि इस टाइप के जो ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे लिखना आसान भी है और स्कोर करना भी आसान है, प्रोवाइडेड आपके पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, बहुत बेसिक। इसके लिए आपको बहुत धुरंधर करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के ऊपर आ रहा है, ज्योग्राफी के ऊपर आ रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ रहा है, दीज आर एक्चुअली टिपिकल कोर सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स। टूरिज्म इज नॉट दैट, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये चीज मुझे बताना कमेंट्स में। अगेन, कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फोक आर्ट और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जोधपुर का, ये हाँ एग्जाम्पल लिखोगे चारों के एक एक। इसके अलावा ये बताया गया कि भाई ये अट्रैक्शन के सोर्सेज हैं, लोकल टूरिस्ट हो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, सबके लिए। टूरिज्म सेक्टर में राजस्थान ने एक स्टेबल ग्रोथ दिखाई है, दैट टू स्टेट लेवल इवेंट और ब्रांडिंग का भी फर्क पड़ता है कि भाई इस तरह के इनिशिएटिव, जो जैसे हमने इंडिपेंडेंस डे के दिन जो इनिशिएटिव लिया वो, या फिर वंदे मातरम वाला जो 100-150 साल पूर्ण हुए का इनिशिएटिव था वो, इस तरह की चीजें भी हेल्प करती हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका स्टेट का जो कल्चरल हेरिटेज है उससे भी टूरिज्म को बूस्ट मिलता है और एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मैंने 2 वीक्स की जो टॉप न्यूज थी वो कवर कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो। कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज है, स्पोर्ट्स का टॉपिक है, बट क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड देम। मेरे पास में तैयार है चीज, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए टॉप 20 जो स्पोर्ट्स की जो न्यूज होनी चाहिए थी ऑफ द पास्ट 2-3 मंथ्स, तो वो कर लेंगे नेक्स्ट जब भी मेरे को टाइम मिलता है। मे बी सैटरडे मैं वो क्लास लेकर आ जाऊंगी। बट राजस्थान वीकली अफेयर्स फॉर 2 वीक्स 2 मंडेज आई हैव कवर्ड देम टुडे एंड आई विल सी यू लेटर, ठीक है, थैंक यू।